Hello friends, today we are going to discuss about multiple choice questions asked in recent RTPs as well as true or false। हम सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज 30 मार्क्स का हो चुका है और एक क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि क्या उसके साथ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं। बेसिकली जो मॉक टेस्ट रिसेंटली हुआ उसके अंदर 7 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के दिए गए हैं, सो दैट इज 14 मार्क्स और 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल इंटरमीडिएट के अंदर ऑडिट के पेपर के अंदर 44 मार्क्स में बी ए स्कोरिंग एरिया। ड्यूरिंग आवर डिस्कशन इन क्लासरूम हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, लेकिन आज का जो एजेंडा है दैट इज टू मेक डिस्कशन अबाउट क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन रीसेंट आरटीपी एज वेल एज क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर। If I start with multiple choice question number 1, Marvel Limited is a renowned food chain supplier in a posh area providing restaurant facility along with food delivery. CA Felix was appointed as an auditor of the company for the financial year 2017-18. While examining the books of account of the company, CA Felix came to know about one of the major expense of the company, that is rent expense of 1,20,000 per month, for which he applied substantive analytical procedure। आपको फोकस करना है इस वर्ड पे, substantive analytical procedure for verification purpose। Explain how would CA Felix perform substantive analytical procedure in the given scenario। तो उनका फोकस analytical procedure के ऊपर ज़्यादा है। We all know analytical procedure is being a part of substantive procedure only। The first option, CA Felix would inspect every single rent invoice, underline invoice, per month of rupees 1,20,000 and verify other elements appropriately। This indicate that it is not being an analytical procedure, rather it is being a vouching procedure, because यहाँ पे हम vouching के through उनके invoices को check कर रहे हैं। Second, CA Felix would compare the rental expense of the company with that of another nearby company having corresponding dimensions for high degree of accuracy। बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि करंट ईयर के एक्सपेंस को लास्ट ईयर के एक्सपेंस के साथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बट सो फार एज रेंट एक्सपेंस इज कंसर्न इट इज नॉट वाइज टू कंपेयर विद एनी अदर कंपनी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कितनी स्पेस हायर की गई है। सो यू कांट कंपेयर अ रेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर और विद दैट ऑफ द अदर कंपनी। So that option is also not again appropriate। The third option, CA Felix would select the first month rent invoice of 1,20,000 and appropriately verifying other elements would predict that the rent for the whole year would be 14,40,000। Thereafter he would compare the actuals with his prediction and follow up of any fluctuation। हम वैसे भी जानते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर 5 स्टेप है, दैट इज टू फाइंड आउट एक्चुअल, कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्शन, फाइंड आउट वेरिएशन, रीजन फॉर वेरिएशन एंड ट्राई टू ओवरकम द रीजन। ये एग्जाम्पल जो सी ऑप्शन दिया हुआ है दैट क्लियरली इंडिकेट इट इज बीइंग एन एनालिटिकल प्रोसीजर। एक महीने का एक्सपेंस अगर 1,20,000 है, सो ऑब्वियसली फॉर ऑल 12 मंथ्स इट शुड बी 14,40,000। अब रियल एक्सपेंस भी 14,40,000 है तो कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो उस केस के अंदर हमें उसका फ्लक्चुएशन का रीजन जानना पड़ेगा। सो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ रेंट, उसके 4 ऑप्शन दिए, उसमें से पहला ऑप्शन तो वाउचिंग था, दूसरे ऑप्शन के अंदर करंट ईयर के रेंट एक्सपेंसेस को, करंट मंथ के रेंट एक्सपेंसेस को हम किसी और कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज उस कंपनी का रेंट स्पेस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट द थर्ड ऑप्शन इज बीइंग एन अप्रोप्रिएट वन। Based on monthly, we are making prediction for the yearly expense, and then after we are comparing actual with the predetermined. And if there is no variation, we can judge that whatever charged to P&L account is absolutely correct. So I would select option C. Second question, if we move to the second question, Bert Limited is dealing in trading electronic goods, huge inventory, approximately 60% of the company is lying on consignment under the custody of third party. CA star, the auditor of the company, wants to obtain sufficient appropriate audit evidence। जब भी वर्ड ऑडिट एविडेंस आता है उसके आगे में पता ही है वर्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होता ही है, और खास करके 500 की सीरीज के अंदर 500, 501, 505, 510 ये सारे जितने भी ऐसे हैं उन सभी के अंदर ऑडिट एविडेंस के आगे ये वर्ड होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी लाइंग ऑन कंसाइनमेंट। Thus, he requested and obtained confirmation from the third party
as to the quantities and the condition of inventory held on behalf of the entity. However, it raised doubt about the integrity and objectivity of the third party. Normally अगर हमारा कोई भी गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हो, अगर हमारे पास पड़ा होता है वी आर डूइंग वेरिफिकेशन, लेकिन अगर वही का वही गुड्स अगर किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा होता है वी गो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन दैट इज ऐसे 505. बट अगर जब आपको डाउट है रिगार्डिंग द कंफर्मिंग पार्टी जिसके पास से हम कंफर्मेशन लेते, वी नो दैट वी आर नोइंग देम एज अ कंफर्मिंग पार्टी, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? Which of the following other procedures may be performed by CA star to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory under the custody of the third party? यानी इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कंफर्मिंग पार्टी की इंटीग्रिटी पे डाउट है, व्हाट प्रोसीजर शुड बी डन? फर्स्ट ऑप्शन, अटेंड थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी इफ इट इज बीइंग परमिटेड. अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकंड, अरेंज फॉर अनदर ऑडिटर to attend third party's physical counting of inventory. अगर ये थर्ड पार्टी रिमोट प्लेस पे है तो उस केस के अंदर अगर हम नहीं जा सकते तो वहाँ के किसी लोकल ऑडिटर को रिक्वेस्ट करके हम अटेंड करवा सकते हैं जो फिजिकल काउंटिंग हो रहा है इन्वेंटरी का. एंड थर्ड, अगर ये गुड्स शायद वेयरहाउस में पड़े हुए हैं सो इंस्पेक्ट द वेयरहाउस रिसिप्ट्स रिगार्डिंग द इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज. जब ये गुड्स वेयरहाउस में सबमिट किए होंगे, वेयरहाउस वालों ने रिसिप्ट दिया होगा एंड दैट रिसिप्ट वुड बी अ प्रूफ कि ये गुड्स इस वेयरहाउस में पड़े हैं एंड दैट इज अवेलेबल विद अ थर्ड पार्टी. सो ये तीनों ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आवर आंसर वुड बी डी. सो यहाँ पे जो कंफर्मिंग पार्टी थी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में हमें डाउट था एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव प्रोसीजर. या तो हम वहाँ पे जाके फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेकंड, किसी लोकल ऑडिटर के पास ये करवा सकते हैं. एंड थर्ड, अगर ये गुड्स वेयरहाउस में पड़ा है तो वेयरहाउस रिसिप्ट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर अस. सो आंसर वुड बी डी. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. इन जुलाई 2018, Messrs. Tom and Company entered into an agreement with Messrs. Jerry and Company under which a machinery would be let out on hire and Messrs. Jerry and Company would have the option to purchase the machinery in accordance with the terms of agreement. Thus, Messrs. Jerry and Company agreed to pay Messrs. Tom and Company a settled amount in periodical installment. The property in the goods shall be passed to Messrs. Jerry and Company on the payment of last such installment. Normally हायर परचेज के अंदर यही देखने को मिलता है, पोजेशन पहले ट्रांसफर होता है लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा. While checking such hire purchase transaction, what would the auditor examine? चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. एक्चुअल हायर परचेज का ट्रांजैक्शन, उसके अंदर ऑडिटर को क्या चेक करना है? नंबर वन, दैट द पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट पेड आर चार्ज एज एन एक्सपेंडिचर बाय मिसेस जेरी एंड कंपनी. जो भी पीरियोडिकल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं क्या जेरी एंड कंपनी ने उसे एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया है कि नहीं? लेकिन उसके अंदर दो कंपोनेंट हो सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट. ओनली इंटरेस्ट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू एंड नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट. सेकंड, दैट द हायर परचेज एग्रीमेंट स्पेसिफाई क्लियरली द हायर परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी टू विच द एग्रीमेंट रिलेट. दिस कैन बी एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अगर आप याद करो तो स्पेशल ऑडिट के अंदर हायर परचेज का ऑडिट आता था, लीजिंग के साथ दिया हुआ था. सेकेंड मॉड्यूल के अंदर है 13 नंबर के चैप्टर में स्पेशल ऑडिट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अगर उसे आप रिफर करो तो उसके पहले पॉइंट के अंदर दिया है कोई भी हायर परचेज के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना हो हमें हायर परचेज एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा. एंड थर्ड ऑप्शन है दैट इज मेसर्स टॉम एंड कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीनरी. Here depreciation won't be charged by Tom and Company, rather it would be charged by Jerry and Company. So out of three options, the B option is being an appropriate one. So that would be the answer. Moving to the fourth question. The management of Mego Limited has developed a strong internal control system in its accounting system in such a way that the work of one person is reviewed by the another. You know that it's a thumb rule of setting internal control system anywhere. Work of one person should be checked by other. Since no individual employee is allowed to handle a task alone from beginning to end, the chances of early detection of frauds and errors are high. So they have set a good internal control system. CA Olive has been appointed as an auditor of the company for the financial year 17-18. Before starting the audit, she wants to evaluate the internal control system of Mego Limited, जिसे हम compliance procedure भी बोलते हैं, जिसे हम test of control भी बोलते हैं. To facilitate the accumulation of the information necessary for the proper review and evaluation of internal control, CA Olive decided to use internal control questionnaire. हम जानते हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करना हो तो उसके चार टूल्स होते हैं, फ्लो चार्ट, internal control questionnaire, checklist and narrative record, out of which they selected questionnaire
to know and assimilate the system and evaluate the same. Which of the following question need not be framed under internal control questionnaire relating to the purchase? ये internal control system चेक करने के लिए क्वेश्चनर का यूज किया गया है एंड दिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिलेटेड विद द परचेज ट्रांजैक्शन. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसके क्वेश्चनर के अंदर कौन से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. सबसे पहला ऑप्शन है आर ऑथोराइज सिग्नेचरीज फॉर द परचेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स. ये ऑब्जर्व हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जरूर करते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन ऑथोराइज वे में हुआ है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन. सो दिस इज बीइंग अ करेक्ट ऑप्शन. ये तो हमें इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में ऐड करना ही पड़ेगा. आर पेमेंट्स अप्रूव्ड ओनली ऑन ओरिजिनल इनवॉइसेस. इनवॉइस भी अवेलेबल होने चाहिए. ये ऑडिट ट्रेल का पार्ट है. ट्रेल वी नो इट वेरी वेल दैट इट्स अ सोर्स डेस्टिनेशन रिलेशनशिप. सबसे पहले ऑथोराइज बंदे ने ऑर्डर पुट किया होगा, उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ होगा, इनवॉइस हुआ होगा, उसके बेसिस पे ही पेमेंट होता है. सो ये भी हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेक करना पड़ेगा. थर्ड, डज ऑथोराइज ऑफिशियल थॉरली रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग द चेक. कोई भी चेक साइन करने से पहले जितने भी इनवॉइसेस है, गुड्स रिसिप्ट बुक है, ये सब कुछ चेक हुआ है कि नहीं, वो ऑब्जर्व करेंगे पेमेंट करने से पहले. तो ये भी इस ट्रेल का पार्ट ही हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल ट्रेल का पार्ट ही हो सकता है. Are monthly bank reconciliation implemented for each and every bank account of the company? This option doesn't relate with a purchase transaction because BRS के अंदर जो पेमेंट हुआ होगा वो सिर्फ परचेज का ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है. बैंक के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे, वो पेमेंट के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, वहाँ पे रिसिप्ट भी हो सकती है. सो BRH itself is being an example of internal control system, but we can't say that for a purchase transaction checking BRS would be helpful. सो अगर आपको परचेज ट्रांजैक्शन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना हो तो पहले 3 पॉइंट अप्रोप्रिएट है, जिसके अंदर ऑथोराइज वे में ऑर्डर हुआ हो, इनवॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए और सारे फीचर्स चेक करने के बाद ही पेमेंट चेक से होना चाहिए. बट BRS को रिव्यू करना इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ परचेज ट्रांजैक्शन. सो D should not be a part of a questionnaire related with internal control in respect of purchase transaction. Moving to the next question. CA Bobby is recently qualified chartered accountant. He is appointed as an auditor of Droppy Limited for the current financial year 2017-18. He is quite conservative in nature, which is also replicated in his professional work. CA Bobby is of the view that he shall record all the matters related to audit procedures to be performed, audit evidences obtained and conclusion reached. ये सब कुछ उसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना है. ही इज हैविंग कंजर्वेटिव अप्रोच टू अवॉइड एनी केसेस ऑफ नेग्लिजेंस इन फ्यूचर. ही वांट्स टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल दिस. Thus he maintain a file and recorded each and every of these findings during the audit. His audit file besides other things include all audit program, notes reflecting preliminary thinking, letters of confirmation, email concerning significant matters, etc. States which of the following need not be included in the audit documentation. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब भी आप ऑडिट करते हो तो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए. इसके लिए आप रेफर कर सकते हो फर्स्ट मॉड्यूल, इसका 3rd चैप्टर है. 3rd चैप्टर के बिगिनिंग में ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्पेसिफिकली बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं हो सकता. पहला दिया है ऑडिट प्रोग्राम, सेकंड दिया है नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग, थर्ड लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड फोर्थ ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स. ये 4 में से क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं होगा? आंसर वुड बी बी. बाकी के तीनों डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट होंगे. नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. While auditing the books of account of QHNP Limited, CA Ranker, the statutory auditor of the company, came to know that the management of the company has recognized internally generated goodwill as a fixed asset. We know it well. कोई भी इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड नहीं होती जब तक आपकी उसके लिए पेमेंट ना करो. CA Ranker discussed with the management that according to the accounting standard, internally generated goodwill is not recognized as an asset because it is not an identifiable resource controlled by the enterprise that can be measured reliably at cost. However, the management is quite rigid to the accounting treatment followed for internally generated goodwill and not paying attention to the auditor. Thus, through an example, CA Ranker explained which type of goodwill may be recognized as a fixed asset for which the management got justified. State which of the following example the auditor must have given to the management. यानी
ऑडिटर को जस्टिफाई करना था, इंटरनली गुडविल जनरेट नहीं हो सकता है, उसके लिए उसे एग्जाम्पल कोट करना था। 4 में से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि व्हाट कैन बी अ बेस्ट कोड। चारों ऑप्शन को अगर मैं पढ़ूं, इफ एन आइटम मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस combination, it form part of the goodwill to be recognized at the date of the amalgamation. Second, only those goodwill needs to be recognized as a fixed asset which can be touched like physical asset, for example land and building. We all know that about intangible asset, it cannot be physically touched. Third, goodwill is recognized only when there is a contractual or other legal rights for a physical asset which shall not be amortized over a period. इसमें दो गलत बातें हैं, यहाँ पे physical asset नहीं होती है, intangible asset है, and it is always being amortized over a period of time. So out of all 4 options, the correct option is A. B और C option में physical asset की बात की गई है. A, that is a correct option because वहाँ पे amalgamation के वक्त जो purchase consideration हम पे करते हैं beyond net asset, that would be treated as goodwill. मेरा एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल आपको याद करवाऊँ कि नवकार इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिश गुडविल है, लेकिन हितेश सर अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। शायद हमारी नेट एसेट हो सकती है 100 करोड़, लेकिन अगर हितेश सर नवकार इंस्टीट्यूट किसी को पास ऑन करे तो वो 100 करोड़ में नहीं 120 करोड़ में पास ऑन करेंगे, और जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा वो ले रहे वो गुडविल के लिए ले रहे। सो द पर्सन हु इज बाइंग दिस कैन शो गुडविल ऑफ 20 करोड़ इन हिज बैलेंस शीट, बट हितेश सर कांट शो। सो आंसर वुड बी ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Ayor Private Limited is incorporated on 1st July 2017. So it can be said as a first year for a company. During the financial year ending on 31st March, the company did not offer any borrowing at any point of time and have a total revenue of 60 lakhs. So they don't have borrowing, but they have revenue of 60 lakhs. At the end of the year, it provides the following information regarding its paid up capital and reserve and surplus. Basically, ये question है कारों की applicability से जुड़ा हुआ. And specifically for a private limited company, you know it well that the criteria is 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़. 1 करोड़ का पेड अप कैपिटल रिजर्व, 1 करोड़ का बोरोइंग और 10 करोड़ का टर्नओवर. ये 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर क्रॉस करती है तो उस केस में उसे कारो 2016 एप्लीकेबल हो जाएगा. इन अ करेंट केस पेड अप कैपिटल कंसिडरिंग रिसीव्ड इन कैश फॉर इक्विटी शेयर्स रुपीज 40 lakhs है. कंसिडरेशन रिसीव इन कैश फॉर प्रेफरेंस है 25 lakhs. दोनों कंसिडर होंगे, सो 40 + 25 65. बोनस शेयर वो भी काउंटिंग में आते हैं. शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, एज द अलॉटमेंट इज पेंडिंग इट वोंट बी काउंटेड. उसके बाद ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड 15 लाख. कैपिटल रिजर्व वो 10 लाख का कंसीडर होता है, सो सब टोटल विल बी 25 lakhs. So grand total is 1 crore 7 lakhs. The question arises, you are required with the provisions regarding the applicability of companies Auditors Report Order 2016 issued under section 143(11) of the Companies Act to a private limited company that it specifically exempt a private limited company having a paid up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore as on the balance sheet date and which does not have the total borrowing of 1 crore from any bank at any point of time during the financial year and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Companies Act 2013 exceeding 10 crore during the financial year. Considering the information given in the question, which of the following shall be considered as a reason regarding the applicability or non-applicability of CARO 2016? अगर यहाँ पे अगर बैलेंस शीट को प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आएगी. यहाँ पे बताया हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व दोनों का जो टोटल हो रहा है दैट इज 82 lakhs + 25 lakhs इज इक्वल टू 1 crore 7 lakhs. Apparently it crosses the amount of 1 crore 7 lakhs. बट उसमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो काउंटिंग के अंदर नहीं आने चाहिए. एलिमेंट नंबर 1 दैट इज अ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट दैट इज 10 lakh. एंड सेकेंड जो कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश फॉर इक्विटी शेयर्स, लेकिन उसमें अनपेड कॉल थे 5 लाख रुपए के. सो आउट ऑफ 40 lakhs वी नीड टू कंसीडर ओनली 35 lakhs. सो आउट ऑफ टोटल 1 crore 7 lakhs वी नीड टू एक्सक्लूड 15 lakhs and the net amount would be 92 lakhs as the amount is below 1 crore and that's why CARO will not become applicable. If we see the option number 1, reporting under CARO shall be applicable as the company is having paid up capital and reserve and surplus of 1 crore 7 lakhs and that is more than 1 crore as on the balance sheet date, which is not a correct option. Reporting under CARO 2016 shall be applicable as the company is having a paid up capital and reserve
and surplus of 1 crore 2 lakhs more than 1 crore as on the balance sheet date, it is not again a correct option. Reporting under CARO 2016 shall not be applicable as the company is having a paid up capital and reserve in surplus of 92 crore 0.92 crore, that is not more than 1 crore as on the balance sheet date, which is a correct option. यानी हमारे टोटल के अंदर से हमने दो अमाउंट को एक्सक्लूड किया है, एंड दैट इज अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट 10 lakhs और जो अनपेड कॉल अमाउंट था 5 लाख का, वो एक्सक्लूड किया हुआ है। रिजर्व्स के अंदर दोनों अमाउंट आएगी, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की जगह पे अगर जनरल रिजर्व होता, इवन रिवैल्यूएशन रिजर्व होता, तो भी वो काउंटिंग के अंदर आ जाता। मूविंग, सो करंट केस के अंदर आंसर वुड बी सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. CA Goffey has been appointed as an auditor for audit of a complete set of financial statement of DP Limited, a listed company. The financial statement of the company are prepared by the management in accordance with accounting standard prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013. We know it well, Section 129 की रिक्वायरमेंट है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ही ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा अगर एएस फॉलो हुआ है और शेड्यूल 3। एएस भी कौन सा, तो जो एएस सेक्शन 133 के अंदर दिया है। However, the inventories are misstated, which is deemed to be material but not pervasive. आप underline कर सकते हो material but not pervasive, which is used for a qualified report. Material and pervasive वो adverse के लिए यूज होता है, could be material, could be pervasive, वो disclaimer के लिए यूज होता है to the financial statement. So clearly it indicates that it is something related with a qualified report. Based on the audit evidences obtained, CA Goffey has conducted that a material uncertainty does not exist related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern in accordance with SF 570. यानी going concern का threat नहीं है, otherwise हमने adverse report दिया होता। Further, CA Goffey is also aware of the fact that qualified opinion would be appropriate due to material misstatement of the financial statement. यानी at the end they want to give a qualified opinion. State what phrases should the auditor use while drafting such opinion paragraph. यानी qualified report के लिए क्या paragraph होना चाहिए। In our opinion, first option, in our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, except for the effects of the matter described, जो लिखा हुआ है except for, हम सभी जानते हैं या तो qualified report के लिए except for दिया होता है या तो subject to दिया होता है। For the effects of the matter described in a basis for qualified opinion section of our report, आपको मैं याद करवाऊँ, ऐसे 700 का फॉर्मेट है जिसमें पहले आता है टाइटल, दूसरा आता है एड्रेसी, थर्ड आता है ऑडिटर्स ओपिनियन और चौथा आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। अगर क्लीन रिपोर्ट हो तो बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखा जाता है, लेकिन अगर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर हो तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा जाता है, एडवर्स में बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है, डिस्क्लेमर में अकॉर्डिंगली डिस्क्लेमर दिया जाता है। यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉर आवर रिपोर्ट, द aforementioned financial statement present fairly in all material respect or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework. तो यहाँ पे clearly indicate किया गया है कि यहाँ पे जो expression है वो true and fair view है, लेकिन except for certain matters, और वो matters कहाँ पे reflect की गई है, तो वो एक paragraph के अंदर, जिस paragraph को हम बोलते हैं basis for qualified opinion. So apparently this paragraph indicate a correct paragraph जो appropriate है qualified opinion के लिए, but let's study further second, third and fourth paragraph as well. In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, with the foregoing explanation, the aforesaid financial statement present fairly in all material respect or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework. यहाँ पे ना तो except for या subject to word use हुआ है, so it is not correct one. In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, subject to word use हुआ है that indicate qualified opinion, लेकिन further पढ़े the misstatement regarding inventories, the aforesaid financial statement present fairly in all material respect or give a true and fair view in conformity with applicable financial reporting framework. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी reasons होते हैं वो रीजन इसी पैराग्राफ में नहीं लिखे जाते, वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में लिखे जाने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उन्होंने सब्जेक्ट टू के साथ ही लिख दिया है, सब्जेक्ट टू द मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंटरीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट पैराग्राफ। रादर जो भी रीजंस होते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन के वो लिखे जाने चाहिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। और चौथा जो पैराग्राफ है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस,
with the explanation described in the basis for qualified opinion। यहाँ पे basis for qualified opinion लिखा हुआ है लेकिन subject to या except for नहीं लिखा हुआ है, and that's why I don't find this again an appropriate paragraph for a qualified opinion। So out of all four, the first one was a correct one because वहाँ पे word except for भी लिखा गया था और उसके reason जो है वो basis for qualified opinion के अंदर दिए हुए हैं। Moving to the next question, that is question number 9. While auditing the accounts of Thought Company Limited, C.A. Bliss, the auditor of the company, came across certain accounts payable balance for which direct confirmation procedure needs to be applied, external confirmation for account payable. Thus, for the year ending 31st March 2018, he sent a positive confirmation request। अगर आप याद करो, confirmation दो तरीके के हो सकते हैं। Positive confirmation में जवाब आना चाहिए और नेगेटिव कंफर्मेशन में जवाब ना आए वही जवाब होता है। He sent a positive confirmation request wherein the trade payables are requested to respond whether or not they are in agreement with the balance shown. The auditor received all the confirmation replies from the trade payables on time as correct except from 5 of them। 5 लोगों के पास से confirmation नहीं आया। What other option the auditor is left with regard to trade payables from which no reply for confirmation request received। यानी हमें क्या करना चाहिए अगर कंफर्मेशन का जवाब ना मिले तो परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग विच में इंक्लूड एग्रीइंग द बैलेंस टू सब्सिक्वेंट कैश पेड। यानी कि अगर 6 लाख रुपए का अगर ट्रेड पेएबल था, कोई क्रेडिटर था और बाद में उसने अमाउंट 6 लाख ही पे की है, दैट क्लियरली इंडिकेट कि 31 मार्च को द आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 6 लाख रुपीस ऑन 31 मार्च एंड विच इज बीइंग सब्सिक्वेंटली पेड। सो बाद में जो हमें कैश मिला है, बाद में उसके पास से जो पेमेंट मिला है, दैट कैन बी अ प्रूफ फॉर अस दैट व्हाट वाज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। इट सीम्स टू बी अ करेक्ट वन। सेकंड ऑप्शन, एक्सेप्ट द बैलेंस एज इट इज एज्यूमिंग अदर रिप्लाईज अगेंस्ट रिसीव्ड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बीइंग करेक्ट। ऑडिट की किसी भी प्रोसेस के अंदर ऐसे असम्पशन नहीं लिए जा सकते कि बाकी 50 में से 45 के आंसर आ चुके हैं तो उसका मतलब कि बाकी के 5 भी करेक्ट होंगे, ऐसा असम्पशन हम नहीं ले सकते। And accept the balance as it is assuming that the trade payables must have replied in case of any discrepancies। ये इंडिकेट करता है नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन में आपको जवाब तो ही आता है अगर he is not agreeing with the amount, so it is not becoming applicable in a positive confirmation। पॉजिटिव कंफर्मेशन में तो जवाब आना ही चाहिए। अगर हम किसी को पूछे कि क्या मेरा क्लाइंट आपके पास से 6 लाख रुपए मांग रहा है तो उसका जवाब आना चाहिए। यहाँ पे जवाब नहीं आए, दैट क्लियरली इंडिकेट कि कुछ समथिंग में बी इनकरेक्ट, बट उसका क्या अल्टरनेट प्रोसेस है, तो अल्टरनेट प्रोसेस ए ऑप्शन में दिया हुआ है। सब्सिक्वेंटली जो हमें कैश मिली है, सब्सिक्वेंटली हमें जो पेमेंट मिला है, इफ इट इज मैचिंग विद द अमाउंट व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च, इन दैट केस there is an assurance that this amount was outstanding। So out of all 4, the option A is appropriate। Moving to the next question, 10th question, C.A. Duffy is the auditor of Xbox Limited for the previous 2 years। However, due to certain unavoidable circumstances, no annual general meeting was held for the current financial year ending on 31st March 2018 within every possible time limit, and thus the ratification procedure for an appointment in the AGM could not be performed। Whether she may continue to hold the office of the auditor। आपको मैं बता दूं, ओरिजिनली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसा लिखा गया है, ऑडिटर्स वुड बी अपॉइंटेड फॉर 5 years सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है रिन्यूअल एवरी ईयर इन AGM। बट 2017 रिसेंटली कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया। अब ये अमेंडमेंट ये बताता है ऑडिटर्स वुड बी अपॉइंटेड फॉर 5 years एंड नाउ देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेटिफिकेशन। यानी जो पहले की प्रोसेस, जो ओरिजिनल कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा था, ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, लेकिन इट नीड्स टू बी रेटिफाइड एवरी ईयर, रिन्यूअल हर साल होना चाहिए। लेकिन 2017 के अंदर जो अमेंडमेंट आया जिसके अंदर रेटिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी AGM नहीं रखता है, द ऑडिटर वुड कंटिन्यू इन हिज ऑफिस बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीइंग अपॉइंटेड फॉर 5 years। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, C.A. Duffy may continue to hold the office of the auditor for the current financial year only, and then after shall resign herself as the ratification procedure could not be completed। रेटिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम जानते हैं। सेकंड, C.A. Duffy shall continue to hold the office of the auditor and ask the board to reappoint her in private meeting। It is also not being permitted। Third, C.A. Duffy shall continue to hold the office of the auditor as no such ratification provision for appointment by members at every AGM exists। ये करेक्ट ऑप्शन है। पहले ऐसी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि आपको हर साल ऑडिटर को रेटिफाई करना था, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट के अंदर ये रेटिफिकेशन की प्रोसीजर निकल चुकी है।
चौथा ऑप्शन भी पढ़ ले, CA Defi shall not continue to hold the office of the auditor as the ratification procedure could not be completed as per proviso to section 139(1) of Companies Act 2013. So out of all four options, the correct option which is being available here, and that is option C, क्योंकि अब रेटिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. If we move for next, then it is not related with the questions of multiple choice question, but it is related with true or false. But as I said that true or false are relevant. कारण ये है मॉक टेस्ट के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हो. आपको याद होगा कि ट्रू और फॉल्स के लिए मैंने 2-3 बातें बताई है. यहाँ पे जो सजेस्टेड आंसर्स पीएम के अंदर, आरटीपी के अंदर या फिर मॉक टेस्ट पेपर के आंसर्स के अंदर जो आंसर दिए होते, अगर आप वही के वही आंसर लिखोगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अगर आप आंसर अपने वर्ड्स में लिखते, यू विल जस्ट गेट 1 मार्क्स इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट. सो टू स्कोर 2 मार्क्स इट इज नेसेसरी कि आपको वही आंसर लिखना है जो सजेस्टेड के अंदर दिया हुआ है, आरटीपी के अंदर दिया हुआ है, पीएम के अंदर दिया हुआ है. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको एबीसी ग्रेडिंग कर देना चाहिए ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन भी इजी हो, आंसर भी इजी हो. वो सी कैटेगरी में फॉल होगा. क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर डिफिकल्ट है, याद रखना, तो वो बी कैटेगरी में. क्वेश्चन भी डिफिकल्ट, आंसर भी डिफिकल्ट, तो उसे ए कैटेगरी में हम रख सकते हैं. अगर ये सारे क्वेश्चंस देखें जो रिसेंट आरटीपीज के अंदर पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट. ये यहाँ पे ही स्टेटमेंट गलत लिखता है. इट डज इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट. कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फैक्ट बेस्ड नहीं होते, जो एस्टिमेट या जजमेंट बेस्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे बैड डेट प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन, ग्रेजुइटी प्रोविजन. At the same time, we can also say deciding the useful life of the asset, that is also a judgment. मैं आगे पढ़ूँ क्वेश्चन को. इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी. यहाँ पे वर्ड जजमेंट यूज हुआ है क्योंकि मैनेजमेंट कर रहा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना वर्ड है, वो काम है मैनेजमेंट का, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड व्हिच इज यूज्ड दैट इज जजमेंट. लेकिन अगर आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वर्ड जब भी यूज होता है, द वर्ड इज नॉट जजमेंट बट द वर्ड इज प्रोफेशनल जजमेंट. Professional judgment, because we are being the professional who is taking judgment while conducting work of audit, then it is used as professional judgment. लेकिन यहाँ पे word use हुआ है judgment, और financial statement बनाते वक्त judgment का use होता ही है. Second question है, so the first sentence was an incorrect one. Second, audit procedure used together audit evidences may be effective for detecting an intentional misstatement. Fraud का दूसरा नाम है intentional misstatement. Normally we know misstatement is a common word used for fraud or error either. इसीलिए कई जगह पे लिखा होता है मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम एरर. सो मिसस्टेटमेंट इज अ कॉमन वर्ड. अच्छा, मिसस्टेटमेंट में अगर इंटेंशनल हो तो उसे फ्रॉड बोला जाता है, अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट हो तो उसे एरर बोला जाता है. क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाहते हो कि जो आप रूटीन ऑडिट एविडेंसेस जनरेट करते हो उससे आप फ्रॉड को कैच कर पाओगे. इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल. हियर रादर वी नीड टू मेक यूज ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. And that's why the routine audit procedure will not be able to help us for generating or discovering the fraud. Third question, an audit is an official investigation into alleged wrongdoing. It is not being an official investigation. दोनों के बीच में एक बेसिक फर्क है. Audit is a systematic examination of the records, whereas investigation is a critical examination of the records. So no one can say that audit and investigation are one and the same. हाँ, दोनों के tools same हो सकते हैं, but no one can say that audit and investigation both are one and the same. So this sentence is again incorrect. Fourth question, the matter of difficulty, time and cost involved is in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative. ये sentence भी गलत है. आपको difficulties ज़्यादा हो रही है ऑडिट करते वक्त, टाइम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है. दैट इज नॉट द रीजन व्हाई वी शुड अवॉइड एनी ऑडिट प्रोसीजर और एनी प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑडिट एविडेंस फॉर विच नो अल्टरनेटिव इज अवेलेबल. व्हाट कॉस्ट इन्वॉल्व, व्हाट टाइम इन्वॉल्व, दैट वुड हैव प्रेडिक्टेड बाय द ऑडिटर इन एडवांस एज एंड व्हेन इज एक्सेप्टिंग द ऑडिट. ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद जितना भी टाइम लगे, जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, जितनी भी डिफिकल्टी हो, ही विल हैव टू गो फॉर जनरेटिंग एविडेंसेस स्पेसिफिकली जहाँ पे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल ना हो. तो ये सेंटेंस भी गलत है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑडिट प्लान एंड नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. दिस सेंटेंस इज अगेन इनकरेक्ट. ऑडिट प्लान और नॉलेज ऑफ बिजनेस के बीच में डीप रिलेशन है. पूरा सेकंड चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है. हम जानते हैं
कि पूरा ऑडिट 3 पार्ट में बाइफर्केटेड है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग. But planning is also being further bifurcated in 3 more parts. First one, acquiring knowledge of business. Second, actual planning, and third, preparing audit program. So unless and until you get a good knowledge of your client's business, you can't plan your audit activities, and that's why there is a deep relationship between audit plan and getting knowledge of business. It has already been covered in the first part of the second chapter in a first module. इसके बाद का जो क्वेश्चन है, planning is not a discrete phase of an audit, rather a continual and iterative process. It is again a correct sentence. It is not an optional phase of an audit. अभी मैंने बताया ऑडिट के 3 पार्ट है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग. आपको प्लानिंग याद भी करो, वो ऐसे 200 ओरिजिनल जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, जिसमें 9 प्रिंसिपल्स दिए कि ये 9 प्रिंसिपल्स किसी भी ऑडिट में अप्लाई करना है. उसके अंदर वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज बीइंग अ प्लानिंग. यू कांट कंडक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट विदाउट डूइंग द वर्क ऑफ प्लानिंग. अच्छा, ये प्लानिंग इज नॉट डन एट द इनिशियल फेज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू मेक नेसेसरी चेंजेस, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज सेइंग वी नीड टू कीप द ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल. इसके अंदर हम जब भी चाहे जरूरी चेंजेस कर सके, एंड दैट्स व्हाई दिस 6 सेंटेंस इज करेक्ट. उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड. इट इज अ फॉल्स सेंटेंस. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट, whereas audit documentations are maintained by the auditor to keep himself at a safer side at a later stage if he is facing any cases of negligence. So it cannot be a substitute for entities accounting record. दोनों अलग अलग टाइम के लिए प्रिजर्व होते हैं. कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उन्हें 8 साल प्रिजर्व करने पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नीड टू बी मेंटेन फॉर 7 years. सो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. उसके बाद का क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 30 days after the date of auditor's report. ये 30 days incorrect है, it should be 60 days. ये भी फर्स्ट मॉड्यूल के 3rd चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर ये ट्रू और फॉल्स के अंदर कवर हुआ है. द टाइम पीरियड इज नॉट 30 days. एमसीक्यू के अंदर रादर कवर हुआ है, इट इज नॉट 30 days, रादर इट इज 60 days. यानी ऑडिट खत्म होने के बाद जो हम ऑडिट नोटबुक बनाते हैं, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग नोटबुक इज नथिंग बट जितने भी डॉक्यूमेंटेशन उसकी बाउंड बुक, इसकी असेंबली को बोला जाता है नोटबुक, एंड दैट शुड बी मेंटेन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. व्हेन द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट एन assess risk of material misstatement at the assessment level is significant risk, the auditor shall not perform substantive procedures that are specifically response to that risk. Basically we rather perform, जब risk assessment किया है as per SA 315, and when you find that the risk is a significant risk, at that time you will go for more and more substantive procedure. At that time you will go for more and more audit evidences as per SA 330, and that's why this sentence is incorrect. उसके बाद का क्वेश्चन है दी एसेस ऑर्डिनरली रिफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली. इट इज एन इनकरेक्ट वन. इट इज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज कंबाइंड. आपको याद करवाऊं, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क इज हैविंग एडवर्स रिलेशनशिप विद द डिटेक्शन रिस्क. सो कंबाइंड इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क हम याद रखते हैं. इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो आप डिटेक्शन ज्यादा करोगे, उसके सामने डिटेक्शन रिस्क कैसा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कभी इंडिपेंडेंटली नहीं देखे जाते, रादर इट इज ऑलवेज बीइंग सीन इन अ कंबाइंड वे. एग्जांपल दूंगा, बेहतर क्लियर होगा. इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा तो फ्रॉड या एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आपकी कंट्रोल सिस्टम अच्छी है तो उस केस के अंदर आपको डिटेक्शन ज्यादा नहीं कम करना पड़ेगा. सो अकेले अगर आप इनहेरेंट रिस्क के बेसिस पे जजमेंट लेने जाओगे तो आप सोचोगे कि मुझे ज्यादा डिटेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल रिस्क के साथ मर्ज करते हो, उसके बाद जो आपका डिसीजन आएगा दैट वुड बी अ करेक्ट डिसीजन. एंड दैट्स व्हाई वी नेवर मेक इंडिपेंडेंट असेसमेंट ओनली ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ऑलवेज वी मेक अ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एज वेल एज द कंट्रोल रिस्क. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हुए हैं पीएम के अंदर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, few members of board of directors oppose that the appointment of Mr. N, an employee of the company, as an internal auditor, stating that Mr. N is not a chartered accountant, and further he is being an employee of the company. So company का management oppose कर रहा है कि यहाँ पे वो employee जो भी है वो internal auditor नहीं बन सकता है. If you remember Section 138, internal auditor can be an employee of a company, but he must be either a chartered accountant or he may be ICWA. यानी आपको ये याद रखना है
कि अगर वो सेक्शन 138 के हिसाब से अपॉइंट होता है तो उस केस के अंदर वो सीए या आईसीडब्ल्यू होना चाहिए, बट वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन 1, इफ वी सी क्वेश्चन 2, an auditor is considered to lack independence if a partner of the firm deals with the shares and security audited by the entity. That is correct. It is in some way related with section 141 3D1. वहां पे डिस्क्वालिफिकेशंस दिए है। डिस्क्वालिफिकेशन में लिखा है मैं पार्टनर या मेरा रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, को सब्सिडरी, इनमें से किसी के भी शेयर्स मेरे पास या मेरे पार्टनर के पास होंगे, आई एम डिस्क्वालिफाइड। व्हाई आई विल बी डिस्क्वालिफाइड? बिकॉज माय इंडिपेंडेंस विल बी अंडर अ क्वेश्चन मार्क, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट। थर्ड सेंटेंस, the audit engagement documentation should ordinarily be retained by the auditor for minimum of 6 years from the date of auditor's report or the date of group auditor's report, whichever is later. अब याद रखो, रिसेंटली अभी मैंने बोला ऑडिट खत्म करने के बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के 60 डेज में हम असेंबली ऑफ वर्किंग पेपर कर देते हैं, लेकिन उसे प्रिजर्व 6 साल तक नहीं करना है, 7 साल तक करना है, और ये ऐसे 230 में नहीं लिखा है, SQC 1 के अंदर लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, उसका भी मतलब बताऊं मैं अगर आपको कि फर्स्ट अगर आप स्टैंड अलोन ऑडिटर, कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो तो उसमें आप ही ऑडिटर हो, लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो तो उसके अंदर आपका रिपोर्ट 2 तरह का होगा, एक स्टैंड अलोन के ऊपर होगा और एक कंसोलिडेटेड के ऊपर। सो जिस दिन कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड होगा उसके 7 साल तक हमें प्रिजर्व करना है। सो ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब होता है कंसोलिडेटेड। उसके बाद का क्वेश्चन है, इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स is known as compliance procedure. We know that there are 2 procedure, compliance and substantive are the procedures, और वो प्रोसीजर्स के वक्त आप कौन से टेक्निक्स या टूल्स यूज कर सकते हो, तो उसका बड़ा लिस्ट है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अलोन इंक्वायरी इज नॉट इनफ, देयर आर इंस्पेक्शंस which can be performed, observation, posting, casting, arithmetical accuracy, analytical procedure. There are so many tools which can help us for the purpose of generating audit evidences during compliance and substantive procedure. उसके बाद का जो क्वेश्चन बताया है, during the audit process the auditor can easily identify all mistakes or manipulation that may exist in the account through routine checking process. Routine checking process is just helping us to generate the audit evidences of all transaction. लेकिन mistakes and manipulations check करने के लिए routine audit process is not enough. As I earlier said, you need to have the approach of professional skepticism. You need to keep your mind alert. You need to search the contradictory evidences, and by doing additional process only, not only by doing routine process, by doing additional process, you can find the mistakes and manipulations. उसके बाद का क्वेश्चन है, PQR and company chartered accountant resign from the audit of government company and file the resignation with company and register. अंडरलाइन कर सकते हो रजिस्टर within 30 days. Comment whether PQR and company has complied with the provisions of the Companies Act. आप जानते हो कि अगर कंपनी के अंदर ऑडिटर रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन के रीजन कंपनी को और आरओसी को 30 दिन में देने हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें आरओसी की जगह पे सीएजी को देना है, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. K Limited, a non-government company, was incorporated on 1st October 2017. Mr. B, Managing Director of K Limited, himself appointed the first auditor of the company on 31st 12. आप याद रखो कि फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनी में बीओडी करता है, और फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बीओडी कर सकता है बाय कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग, by passing a resolution, but it cannot be a sole decision of the managing director, rather it should be a decision of the board of directors. So ये 30 days के अंदर होना चाहिए, और ये board of directors का decision होगा, नहीं के managing director का. उसके बाद के सेंटेंस में पूछा है कि statutory auditor of ABC Limited is of the opinion that communicating key audit matters in the auditor's report constitute a substitute for disclosure in a financial statement. We know it well that SS 701 के अंदर लिखा हुआ है communicating key audit matter is not a substitute of 3 चीजों का वो substitute नहीं है. Number 1 disclosure in a financial statement, number 2 going concern, and number 3 modified report, and that's why this sentence is incorrect. Kindly refer SS 701. उसके बाद के क्वेश्चन में लिखा है when statistical sampling is used to select a sample need not be representative because the statistical sampling takes care of the representation.
हम जानते हैं कि देयर आर टू मेथड्स, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल के अंदर आता है रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ब्लॉक सैंपलिंग, डिफरेंट मेथड्स आर देयर। जबकि नॉन स्टैटिस्टिकल के अंदर दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, सिलेक्शन इज बीइंग मेड। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थियरी, ईच सैंपल विल हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। लेकिन आप स्टैटिस्टिकल यूज करो कि नॉन स्टैटिस्टिकल यूज करो, द फंडामेंटल रूल दैट व्हाटएवर सैंपल्स आर बीइंग सिलेक्टेड मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, एंड दैट इज नॉट बीइंग डन बाय द मेथड, दैट शुड बी डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड का यूज किया, that doesn't mean कि automatically by default जितने भी सैंपल होंगे that will make representation to the entire population, rather it needs to be representative of the population, and whether it is being a representative of the population or not need to be observed by the auditor, and that's why in that context this sentence is incorrect. Mr. A is a statutory auditor of ABC Limited. The branch of ABC Limited is audited by Mr. B, another chartered accountant. Mr. A requests for the photocopies of the audit documentation of Mr. B pertaining to the branch audit. We know it well, SA 230 में learn किया हमने कि working papers prepared by the auditor is the property of the auditor, and at his own discretion he can provide it to anyone. Normally working papers जिसने बनाए वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। सो प्रिंसिपल ऑडिटर कैन नॉट डिमांड दी वर्किंग पेपर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर। अगर उसे ब्रांच से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल्स चाहिए, he can demand through that all information through questionnaire. So you can draft a questionnaire and demand the information, but you cannot demand the working papers of the branch auditor. Moving to the next question. Again, these questions are of true or false. Judgmental matters are transactions that are unusual due to either its size or nature, and that therefore occur infrequently. ये जो डेफिनेशन दी है वो जजमेंटल मैटर की नहीं दी है, ये जो डेफिनेशन दी है वो अनयूजुअल, नॉट नॉन रूटीन, वेरी रेयर ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा गया है। एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल हम बोल सकते हैं। जजमेंटल ट्रांजैक्शन उसे बोलते हैं जिसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट यार्डस्टिक ना अवेलेबल हो या जिसका कोई एविडेंस ना अवेलेबल हो। जजमेंटल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल बेटे प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन हो सकता है, बट लॉसेस ड्यू टू फायर, fraud committed by managing director, these are the examples of unusual transaction. So no one can say that judgmental matters are transactions that are unusual due to either its size or nature. In fact, it is being a definition of non-recurring exceptional transaction. Judgmental transactions के अंदर lack of evidence होता है and lack of perfect measurement yardstick होता है. So this sentence is incorrect. The second sentence, a well-designed and drafted audit plan and audit strategy which takes care of all the uncertainties and conditions need not be changed during the course of audit. This sentence is incorrect. During the course of audit, you come across any situation which requires that strategy to be changed as well as plan to be changed, and that's why we are always keeping our audit program flexible. Third question. An auditor is not concerned with the consistency of accounting policy relating to the opening balances. This sentence is incorrect in the context of SA 510. SA 510 अगर आप याद करो तो दो सिचुएशन में दो एस्पेक्ट चेक करते हैं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हुई है कि नहीं वो हमें ऑब्जर्व करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है अगर उसके रीजन प्रॉपर हो और उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर हो, बट नॉर्मली वी आर कंसर्न विद द अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर SA 510, जिसके अंदर यही देखते हैं कि लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हुई है कि नहीं। So ये sentence incorrect है। Next question, audit evidence is obtained from external confirmation is always reliable. That is not a correct case. It is never, we can't say with surety that it is always reliable. There may be a collusion between our client and a third party. अगर collusion का कोई भी केस है तो उस केस के अंदर external confirmation की reliability पे डाउट हो सकता है, प्लस integrity of the confirming party अगर वो डाउटफुल है तो उस केस के अंदर भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिलायबिलिटी कम रहेगी। उसके बाद का क्वेश्चन, बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑन अक्रूवल बेसिस। वी नो इट वेल, अगर एनपीए हो चुका है तो उसकी इनकम अक्रूवल बेसिस पे नहीं कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज होती है। उसके बाद का क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सेंटेंस में वर्ड जो गलत लिखा है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, अदर वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैनेजमेंट की ड्यूटी में आता है,
बट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना ये ऑडिटर की ड्यूटी में आता है एज पर सेक्शन 143 ब्रैकेट 9 and 10, and that's why this sentence is incorrect. Next question, the board of directors of ABC Limited, a listed company at Bombay Stock Exchange, so ये listed company है, is required to fill the casual vacancy of an auditor only after taking into account the recommendations of the audit committee. हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 139 ब्रैकेट 11, कंपनी के अंदर कोई भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है उस केस के अंदर हमें कंसल्ट करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को. ऑडिट कमेटी इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 177. सो ओरिजिनल ऑडिटर हो के कैजुअल वैकेंसी का केस हो, ऑडिट कमेटी को कंसल्ट करना जरूरी है. ऑडिट कमेटी कहाँ पे होती है वो सेक्शन 177 के अंदर दिया है, एंड ऑल लिस्टेड कंपनी आर एलिजिबल फॉर इट, यानी हर एक लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है और जहाँ पे ऑडिट कमेटी होती है वहाँ पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के वक्त उसे कंसल्ट किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट. उसके बाद का क्वेश्चन है एनी पार्टनर ऑफ एन एनएलपी हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. वी नो इट वेरी वेल, हमने पढ़ा है क्वालिफिकेशन के अंदर सेक्शन 141(1) and 2 के अंदर ओनली सीए पार्टनर कैन एक्ट एंड साइन. उसके बाद के क्वेश्चन में लिखा है व्हेन ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंक्वायरी इज ऑफन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट टेस्टिंग मेथड. इट इज वन ऑफ द मेथड but can't say the most efficient and the effective method. As I recently said, there are so many tools like inquiry, inspection, observation and automated environment, यानी कि CIS environment के अंदर there are other tools available, so we can't say that this is the most efficient and effective tool. और उसके बाद के क्वेश्चन में दिया हुआ है an auditor should issue disclaimer of opinion when there is a difference of opinion between him and the management on a particular point. अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है और मैनेजमेंट अगर उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो उस केस के अंदर मैटर ऑडिटर शुड इश्यू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट और एडवर्स रिपोर्ट, बट ही शुड नॉट इश्यू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. कई बार ऐसा होता है कि जैसे बैड डे प्रोविजन की अमाउंट उन्होंने 10 लाख की है, ऑडिटर के हिसाब से 1 लाख होनी चाहिए, मैनेजमेंट उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर को इंस्टेड ऑफ गिविंग डिफरेंट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही शुड इश्यू अ क्वालिफाइड or adverse opinion. Hopefully this video will be helpful to all of you specifically preparing for this June 2019 attempt. All the best. Thank you.